कौमी असम्बली इजलास में असद उमर इजहार ख्याल कर रहे हैं। मॉडल है, जाहिर है इनके दिमाग में वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा कामयाब है, वो बेहतर स्ट्रैटेजी है। हम ज़रा उस स्ट्रैटेजी का सेहत के ऊपर, भारत के अवाम के क्या असर पड़ा और मईशत के ऊपर, उनकी रोज़गार के ऊपर क्या हुआ, ये ज़रा दोनों देख लेते हैं। 17 मार्च को जनाब भारत की हुकूमत एक एडवाइजरी इशू करती है। उस वक्त 137 केस थे मुल्क के अंदर। 8 दिन के बाद 25 तारीख को 653 केस थे पूरे भारत में। याद रखें, 653 केस। दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन में से एक का ऐलान कर देते हैं। ऐलान ऐसे करते हैं कि हजारों नहीं, लाखों लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ता है। कोई 100 मील, कोई 200 मील चल के जाता है। इतना सख्त लॉकडाउन। मसला तो हल हो गया होगा, उसके बाद तो कोरोना फैलना बंद हो गया होगा। 653 केस जिस दिन लॉकडाउन लगा, 25 मार्च को, 1 जून को भारत की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा लॉकडाउन अब हम आगे नहीं चला सकते। तो जाहिर है 653 थे तो अभी तो खत्म हो गए होंगे ना। 25 मार्च से शुरू किए हुए, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, 1 जून आ गई, अभी तक तो कोरोना खत्म हो गया था। लेकिन यह क्या हुआ कि 1 जून को भारत में 1,98,317 लोग कोरोना के शिकार थे। मुल्क में लॉकडाउन था, 1,98,317 लोग कोरोना का शिकार थे। जिस दिन लॉकडाउन किया उस दिन तक भारत में 12 लोगों की मौत हुई थी। 12 लोग जिस दिन लॉकडाउन लगा। जब तक लॉकडाउन उठाया 5,608 लोगों की मौत हो चुकी थी। मुझे ख्वाजा साहब ने अभी मेरी एक ट्वीट कल की पढ़ के बताई, वो ट्वीट पूरी नहीं बताई। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि मैंने उस ट्वीट के अंदर लिखा था कि 14 मई से 14 जून, जिस एक माह के अंदर यह कहा जाता है कि जी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से बहुत ज्यादा फैलाव हुआ, और फैलाव हुआ भी, 242% इजाफा हुआ अमवात के अंदर। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक पढ़ के दिखाया। ये नहीं उन्होंने पढ़ा कि उसके साथ मैंने क्या लिखा था। उसी 14 मई से 14 जून लॉकडाउन वाले भारत के अंदर 258% अमवात में इजाफा हुआ। ये नाकाम पॉलिसी है, ये तमाम दुनिया के अंदर नाकाम हो गई। अमेरिका जहां पे एक दिन में 3-3 हजार केस हो रहे थे और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था, वहां पे 42 स्टेट्स ने पाबंदियां खत्म कर दी। वो नहीं बर्दाश्त कर सके। लेकिन इनके पसंदीदा नरेंद्र मोदी के भारत में क्या हुआ, मेरे अल्फाज ना सुनिए। प्रणब प्रधान नाम है, बर्कले के अंदर ये पढ़ाते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा, बाय इम्पोजिंग वन ऑफ द हार्शेस्ट कोविड लॉकडाउन्स, दुनिया के सख्त तरीन लॉकडाउन लगाने की वजह से Moody has inflicted unprecedented damage on India's economy on the poor. मोदी ने इंडिया की मईशत पे कारी ज़र्ब लगाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और खास तौर पे इंडिया के गरीबों के ऊपर। कुछ अदादो शुमार के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रणब प्रधान कह रहे हैं, 12 करोड़ लोगों की रोजगार छिन गया। 12 करोड़ लोग। नतीजा क्या निकला, आधी आबादी, प्रधान साहब के मुताबिक, बर्कले के इकोनॉमिस्ट हैं, आधी आबादी यानी 65 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और उनमें से वो कह रहे हैं विद मेनी अप्रोचिंग स्टारवेशन लेवल्स, यानी भूख इतनी कि मौत का सामना है उनको। ये है वो स्ट्रेटेजी जो ये चाहते थे कि हम फॉलो करें। हमने क्या किया बेबी, मैं आगे जाके इसको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा। मैं चाहूंगा कि वापस खड़े हो के कोई ना कोई तो अपोजिशन का लीडर पाकिस्तान के सफेद पोश और पाकिस्तान की गरीब की आंखों में आंखें डाल के बताए कि हम तो अमीर हैं, हम तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रोजगार मिलने के लिए बाहर जाना पड़े या ना जाना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने घर में कैद कर देना चाहिए। बजट के ऊपर बात करते हैं जी। बजट पे ख्वाजा साहब ने कहा कि एक चीज से आपको पता चल जाएगा कि मईशत के अंदर क्या हुआ और इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी। और वो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के नंबर देख लें। हमाद अजहर साहब यहां बैठे हुए हैं, ये भी रेवेन्यू के ऊपर बहुत काम कर चुके हैं सर जिस वक्त। और इन्होंने क्या कहा, याद करें इन्होंने क्या कहा, 5 साल में 40 से 50% इजाफा किया रेवेन्यू में। ये ख्वाजा साहब ने हमें बताया। ख्वाजा साहब बता रहे हैं, जरूर यकीनन ठीक बता रहे होंगे सर। यहां पर
फरवरी के महीने तक कोरोना जो है, आपको याद हो लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च को किया गया था, फरवरी के महीने तक पिछले साल से 17% रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा था। 17%। ये किसी ने गलत बता दिया ख्वाजा साहब को कि उससे पहले जो है रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी। कोरोना ने क्या किया पाकिस्तान की मईशत के साथ, उधर तो उस पर तो आप आदादो शुमार आप मानेंगे नहीं। आज की रिपोर्ट पढ़ लें, अप्रैल के महीने में बरतानिया की मईशत 20% कम छोटी हुई है। तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। बरतानिया जैसा सैकड़ों साल पुराना मुल्क आज तक तारीख में कभी एक महीने के अंदर 20% मईशत उनकी छोटी नहीं हुई। अमेरिका 4 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार से हाथ धो बैठे। बरतानिया की मैं पहले कहानी सुना चुका हूं। तो ये अब जो आदादो शुमार देख रहे हैं ये वो हैं जो कोरोना के बाद के हैं। फिर उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ की जो अवाम में मकबूलियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और इनके सपोर्टर जो हैं, बल्कि उन्होंने कहा ये जो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं ये भी जो है ना, ये भी अब डिफेंड करने के काबिल नहीं रहे। यही वो लोग हैं जिन्होंने 1996 से बोलना शुरू किया ये क्रिकेटर है इमरान खान, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। 2002 में एक सीट थी, मुझे याद है मैं 2012 में आज से 8 साल 8.5 साल पहले स्पीकर साहब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो लोगों ने मुझे कहा तुमने असगर खान की पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो असगर खान नहीं, मैंने इमरान खान की पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा इसका भी हशर वही होना, ये तकरीरें करता रहेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, वो हुकूमत इतनी कामयाबी से चलाई कि वो सूबा जिसमें आज तक कोई, वो पूछ रहे थे अपनी कारकर्दगी बताओ, जरा अपनी कारकर्दगी बताते हैं। 5 साल हम यही सुनते रहे, खत्म हो गए, डूब गए, परवेज खटक नाकाम हो गया। अभी अंदर बैठे थे इधर, कितने परवेज खटक चले गए, परवेज खटक नाकाम हो गया, ये तो सीट वापस नहीं मिलेगी। वो सूबा जिसमें दोबारा कभी हुकूमत दोबारा नहीं बनी थी, 2/3 अक्सरियत से वापस इलेक्ट होके आए। और मुझे, अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर मैं मुस्लिम लीग नून का मेंबर होता तो मैं तो आज ख्वाजा साहब की तकरीर सुन के डर जाता, क्योंकि ख्वाजा साहब की तारीख ये रही कि ख्वाजा साहब ने एक दिन तकरीर की, ये 2013 के इलेक्शन से पहले। सर जी हौसला पैदा करें, हमने बड़ी 1 घंटे बड़ी बातें सुनी है, हमारे लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, आराम से गौर से सुने, हर एक को मौका मिलेगा। और तमुल से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की है, किसी ने नहीं कोई दरमियान में इंटरप्ट किया। आपसे भी मेरी तमाम से गुजारिश है कि जो भी चाहे अपोजिशन से चाहे हुकूमती बेंचों से कोई भी स्पीच करे आप तमुल से सुने। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नून की ना बात करूं, थोड़ा मैं पीपल्स पार्टी की भी तारीख याद दिलाऊं, दिला दूंगा। ख्वाजा साहब ने तकरीर की जी, उन्होंने कहा ये शौकत खानम पे इल्जाम लगा दिए कि शौकत खानम के अंदर जो फाइनेंशियल जो है वो इंटेग्रिटी नहीं है, वहां पे अवाम का माल। जो हमला किया ख्वाजा साहब ने उसका नतीजा ये निकला, उसके चंद दिन के बाद रमजान था, रमजान में सबसे ज्यादा पैसा आता है। शौकत खानम की तारीख में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा उस साल दिया। फिर उसके बाद इसी हॉल में इस कुर्सी पे खड़े होके मियाँ साहब ने तकरीर की, आपकी कुर्सी को एड्रेस किया और उन्होंने कहा हुजूर ये हैं वो जराए। तो ख्वाजा साहब ने कहा यार मियाँ साहब आप जवाब क्यों देते हैं, ये पनामा तो मसला ही नहीं है अवाम का, हफ्ता और दिन लोग भूल जाएंगे। उस बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेटें लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। तो ख्वाजा साहब की दुआ जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। आज तरीके इंसाफ की कह रहे मकबूलियत खत्म हो गई है, मुझे डर ये कि मुस्लिम लीग नून को अगली इलेक्शन में सीट ही ना मिले। फिर ख्वाजा साहब ने एक बड़ा जायज सवाल पूछा जी, ये सवाल इनका बिल्कुल जायज था। इन्होंने कहा यार ये बताओ, कोरोना तो बाद में आया, मईशत तो उससे पहले तबाह हो चुकी थी। मैं रिपीट करता हूं, अल्फाज दोहराता हूं, उनका एक चीज ऐसी नहीं थी, एक चीज ऐसी नहीं थी जिससे पता चले कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। जनाब पहली चीज रेवेन्यू, मैंने जैसे पहले अर्ज किया 16.5% पिछले साल से ज्यादा चल रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं एक चीज में बेहतरी नहीं। बाहर से बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर, वो पिछले साल से 2 गुना से ज्यादा थी, लेकिन ख्वाजा साहब को वो नजर नहीं आई। रिजर्व हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं वो रिजर्व में 50% का इजाफा था, लेकिन ख्वाजा साहब को नजर नहीं आया।
वो रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई, बल्कि जो 163 164 पे पहुंच गया था वहां से वापस 154 155 में आ गया। लेकिन एक चीज की बेहतरी नहीं नजर आई, एक्सपोर्ट्स, जो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद हुकूमत का कारनामा है, ये कोई और हुकूमत नहीं कर सकी। 2013 में हुकूमत में आए, जब 2018 में 5 साल के बाद गए तो 2013 से कम एक्सपोर्ट थी। 5 साल में वो एक्सपोर्ट सालाना बुनियाद के ऊपर 4.5% इजाफा हो रहा था, और जो लेटेस्ट महीना आया था उसमें पहली दफा 6 साल में डबल डिजिट ग्रोथ यानी 11% इजाफा हो रहा था। जो इंपोर्ट्स थी, जो बाहर से आता है इधर माल, उसमें कमी हो रही थी। ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मजमूई खसारा होता है बैरूनी, उसमें 73% बेहतरी नजर आ रही थी। लेकिन ख्वाजा साहब तक खबर नहीं पहुंची। वो एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है, 2/3 पाकिस्तान का उससे रिश्ता है। 2.8% इजाफा हुआ इस साल, पिछले साल 0.6% हुआ था। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अभी और लंबी फहरिस्त है, मैं और बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो कोरोना से पहले मईशत के इस्तेकाम की गवाही दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून की उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ी। मैंने सोचा कि मैं इसका बड़ा टेक्निकल किस्म का जवाब दूं, फिर मैंने कहा छोड़े जी, क्या टेक्निकल बातों में क्या जाना। मैं सिर्फ आसान सा मुस्लिम लीग नून की जो मईशत थी उसका जो नजरियाती जो असास था वो मैं आपको बता दूं। और वो जो है मिर्जा गालिब के पास से आया था जी। मिर्जा गालिब कहते हैं कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी बादामस्ती एक दिन। कर्जे ले लेके मईशत को उधर ला के खड़ा कर दिया कि अभी हुकूमत नहीं बदली थी, अभी हुकूमत नहीं बदली थी। इन्होंने कहा इसहाक डार की पॉलिसियां मिफ्ता ने चलाई, मिफ्ता ने आते ही सबसे पहले कहा तबाही हो रही है। उन्होंने जाली जो रुपया ऊपर रखा हुआ था उस पॉलिसी को चेंज किया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं 50 रुपए गिर गया। ख्वाजा साहब सिर्फ 7 महीने के अंदर दिसंबर से जुलाई 22 रुपया गिर चुका था, सिर्फ 7 महीने के अंदर। उसके बाद से तो रुपए की कदर में इस्तेकाम आया है शुरू में गिरने के बाद। फिर जनाब पीएसडीपी की बात की गई। चले वो ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी में बता देता हूँ। किसी ने गलत नंबर दे दिया, ख्वाजा साहब को 750 अरब नहीं था, 661 अरब रुपया था पिछले साल। मैं इस साल अभी आता हूँ, मैं आखिर आपको असल तो मैं बात इस साल के तरक्याती मंसूबों की बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जवाब दे जाऊं। कौन बाहर से पैसा लेकर आया, बड़ा जबरदस्त सवाल है सर, और मैं इंडोर्स करता हूं ख्वाजा साहब की डिमांड को। बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के सामने तमाम हकाइक आने चाहिए। 2014-2015 में आपको शायद याद हो, 2014 या 15 के अंदर डॉलर बॉन्ड किए गए थे, बाबर वान साहब को याद है। 5 साल अवाम पूछती रही यार ये बता दो खुदा का वास्ता ये डॉलर बॉन्ड खरीदे किसने। 5 साल जवाब नहीं आया। बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूं, वो भी फहरिस्त लेके आ जाए जिन्होंने सुगत लिए, उनकी भी फहरिस्त लेकर आ जाते, दोनों की फहरिस्त सामने रख लेते। कहते हैं हफीज शेख और उसको रजा बाकर को ईसीएल पे डाल दें। मेरा तो ईसीएल पे से इत्मीनान ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ईसीएल से फरार हो सकते हैं, तो वैसे फ्री ईसीएल पे डालने का फायदा क्या। फिर एक और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जमीन से रिश्ता, और मैं इनका शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया उनमें मेरी भी बात की कि जिनका जमीन से रिश्ता है, ख्वाजा साहब का भी जमीन से रिश्ता है, और वाकई में ये बड़ी अहम चीज होती है। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं, और वो अपील जो है वो मेरे जो बाएं बैठे हुए हैं इनके साथ, इनके लिए भी है, और मेरे जो दाएं बैठे हुए हैं उनके लिए भी है। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। बहुत जरूरी, जमीन से रिश्ता बड़ा जरूरी है। दोहरा इंसाफ की बात की गई, दोहरे इंसाफ की बात की गई। वाकई में यह सवाल बड़ा वैलिड है। अगर दोहरा इंसाफ है तो बड़ा जुल्म है, तो नहीं होना चाहिए। अगर वही सुप्रीम कोर्ट
इमरान खान को बुलाता है और उससे बोलता है कि यार तुम पब्लिक ऑफिस होल्डर तो कभी जिंदगी में नहीं रहे हो, ना तुम्हारी कोई बड़ी कंपनी है, ना तुम्हारे पास कोई बड़े बड़े अकाउंटेंट्स थे, लेकिन 8 महीने उससे सवाल पूछता रहता है, अच्छा ये बताओ जो तुम पैसा बाहर से पाकिस्तान लेके आए थे, पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके गए थे, जो तुम बाहर से पाकिस्तान पैसा लेके आए थे वो कैसे लाए थे, किस अकाउंट से आया था, अच्छा तुम्हारे पास फ्लैट था कब खरीदा था, 1973 में, 1983 में खरीदा था, 1983 में कैसे खरीदा था, उसकी रसीदें ला के दो, अपने टैक्स रिटर्न बताओ। उस आदमी ने 8 महीने जवाब देता रहा। 8 महीने जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरान खान सादिक भी है, अमीन भी है। आप यहां पे इस कुर्सी पे खड़े होते हैं और कहते हैं हुजूर ये हैं वो जराए, और जब पहुंचते हैं आप सुप्रीम कोर्ट तो आप बोलते हैं वो तो ऐसी खाली कागज से मैंने दे दिया। आप सीरियस क्यों लेते हैं? आप वहां कतरी खत लहराने शुरू कर देते हैं। आपसे 1.5 साल पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, मुझे आखिरी दिन याद है एक जज साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे भाई जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर है वो उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, और लेकिन उनकी ये दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का, लेकिन वो बात मुझे अभी तक, उन्होंने आखिरी दिन पूछा कि हम आपसे महीनों से एक सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब, आपका क्लाइंट हमें एक कागज तो दिखा दे जिससे आपका केस प्रूव होता है, एक कागज नहीं दे सके। को सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन कहता है, और जो राय फरार इख्तियार करता है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर गॉडफादर से तशबीह देता है। दोहरे मेयार की बात नहीं है, ये एक ही मेयार है। नैब को बड़े लंबी फहरिस्त सुनाई गई, जाहिर है कोई खुशी की बात नहीं है। अगर कोई भी ऑनरेबल मेंबर यहाँ का नैब की जद में आता है, जेल में जाता है, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। मेरे ख्याल में बुल्ले शाह ने कहा था दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ये कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन सर मेरे दोस्त मासूमाना सवाल है, वसीम बदामी से चुराया हुआ जुमला, मासूमाना मेरे 2 सवाल है। क्या नैब का कानून जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है, क्या इस कानून को बनाने में तहरीके इंसाफ का कोई हिस्सा था, या ये तमाम कानून जो बना हुआ है ये इस तरह बैठे हुए लोगों का बनाया हुआ है? दूसरा मासूमाना सवाल, जो नैब के इदारे को चला रहे हैं क्या वो इमरान खान का अपॉइंटी है, क्या वो तहरीके इंसाफ का लगाया हुआ बंदा है, या इस तरफ बैठे हुए वजीर आजम उस वक्त के और उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अपॉइंटी हैं? कानून आपका है, उस कानून को नाफिज करने वाला आपका अपॉइंटेड है, और इल्जाम डालते हैं इमरान खान के ऊपर। अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे छुपने की कोशिश मत करें। एक और बड़ी खूबसूरत बात की ख्वाजा साहब ने, जो इक़्तिदार से मोहब्बत करते हैं वो बुज़दिल हो जाते हैं। ये बिल्कुल सिर्फ इक़्तिदार नहीं, जो पैसे से मोहब्बत करेगा, जो इक़्तिदार से मोहब्बत करेगा, जो भी किसी दुनियावी चीज से मोहब्बत करेगा वो कमजोर हो जाता है, वो बुज़दिल हो जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमने 2 साल देखी। टीवी पे एंकर चला चला के थक गए, जो प्रोग्राम में जाते थे मुस्लिम लीग नून वालों को, उनको वही तकरीरें सुननी पड़ती थी। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं उन फ्लैट्स के बारे में, उनके बारे में हुसैन नवाज ने क्या कहा, उनके बारे में चौधरी निसार ने क्या कहा, और पता नहीं किस किस लीडर ने क्या कहा। एक एक बंदा गवाही देता है कि ये फ्लैट मियां साहब के हैं, और मियां साहब एलानिया वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा इन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। 2 साल ये चलता रहता है और कोई जवाब नहीं देता। तो वाकई में इक़्तिदार की मोहब्बत जो है बुज़दिल कर देती है। फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ी, और ये तारीखी तौर पे ये हकीकत है कि बाप और बेटे का रिश्ता जो है ना वो भी रास्ते में नहीं आता जब इक़्तिदार की जंग होती है। और वही हमने देखा। सर जो बजट पे तकरीर की गई है उसी बजट की तकरीर का जवाब दे रहा हूं मैं, कोई इंडियन असेंबली की स्पीच का जवाब नहीं दे रहा। जो बातें की गई हैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं। वो कहते हैं ये बाप ने बेटों को कत्ल कर दिया, बिल्कुल तारीखी हकीकत है। इसीलिए जब मियां साहब के इक़्तिदार की जंग आई, पहले उन्होंने अपने मरहूम वालिद को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया। उन्होंने कहा जी वो उनसे पूछो, वो 70s में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और जब बिल्कुल ही आखिर में केस फंस गया तो उन्होंने बच्चों के ऊपर बात डाल दी कि तो मेरे बच्चों के एहसास है। वाकई में बड़ा ये संगदिल होता है इक़्तिदार, ये ना बाप को देखता है ना बेटे को देखता है। इंटरव्यू देने की बात की सर, जिन्होंने सियासत में
अपना मुकाम ही इंटरव्यू दे के बनाया हो, जिन्होंने अपना सियासत के अंदर मुकाम ही मेजर और कर्नल और ब्रिगेडियर के दफ्तर बाहर बैठ के और उनके लिए फल फ्रूट ले जाके बनाया हो, उनको वाकई में हर शख्स ऐसे ही लगता है कि वो इंटरव्यू दे के आया है। इमरान खान 22 साल की स्ट्रगल के बाद इधर पहुंचा है, उसने आपको टेक ऑन किया है, उसने हर पाकिस्तान के माफिया को टेक ऑन किया है और पाकिस्तान की अवाम की ताकत पर इस इक़्तिदार में पहुंचा है। बेनामी वो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं सारी। यार अपनी अपॉइंटमेंट्स का मलबा हम पे ना डालो यार। अच्छा जी, फिर बेनामी कहते हैं जनाब, मुझे तो मैं सरप्राइज हो गया, कहीं पता नहीं कोई मियां शहबाज शरीफ के साथ कुछ थोड़ा शायद टेंशन ना चल रही हो। सर अभी उनके नौकरों के अकाउंट्स में से अरबों रुपए निकले, इसको बोलते हैं बेनामी। ये कानून की डेफिनेशन है बेनामी की। तो वाकई में बेनामी बड़ी खतरनाक चीज होती है, और जो बेनामी काम करते हैं अब वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम भी है। पहले ये कानून नहीं था, अब कानून के मुताबिक मुजरिम है। एजुकेशन हेल्थ का बांग्लादेश का जिक्र किया, मैं आखिर में बड़ा क्विकली सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मैं हाईलाइट्स बताऊंगा आपको हमारे अगले साल के मंसूबों की, उसके अंदर मैं इसका जवाब दे दूंगा। इंपीरियल की स्टडी सर मुझे एक चीज पे बड़ा इतराज है। बहुत सारी बातें भी जो तनकीद की ख्वाजा साहब ने, ये ख्वाजा साहब की दिल की आवाज है, इनकी सोच है, मैं उससे इख्तलाफ कर सकता हूं। ये ख्वाजा साहब की सोच है और इनको एक हक बनता है, और एक आज़ाद शख्स के होते हुए इनकी सोच जो है वो मैं उसका एहतराम करता हूं। मैं उससे इख्तलाफ करता हूं लेकिन मैं एहतराम करता हूं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक गोरे की ज़हनी गुलामी जो है ना, इंपीरियल ने स्टडी छाप दी, अब वो सब जो है सुबह से लेके शाम तक। सर हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट अभी तक बिल्कुल मौसर साबित हो रही है, कंजर्वेटिव रखे करते हैं, उससे कम होता। कौमी असम्बली इजलास में असद उमर इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ की तकरीर से लगता है जैसे इमरान खान की वजह से कोरोना आया, जिसको कोई इमरान खान के साथ रिश्ता नहीं है, बल्कि आमतौर पे पीटीआई वाले समझते हैं कि वो सर्वे कराने वाली कंपनी पीटीआई की हक में नहीं है, मुस्लिम लीग के नून के हक में। उस सर्वे के मुताबिक हमें यह पता है कि पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं कि इमरान खान ने पिछले 3 महीने क्या किया है। 82% पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। बिलियनियर्स हु फ्लेड पाकिस्तान के जी भागे अरब ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। बिलियनियर्स हु फ्लेड पाकिस्तान के जी भागे अरबपति जो हैं वो भाग गए। बाकी सर बाकियों को तो पता नहीं, एक आजकल अरबपति जरूर हैं जो हमें कॉफी पीते हुए और चहलकदमी करते हुए लंदन में नजर आते हैं, तो उनको यकीनन वापस आना चाहिए। उनके मुल्क में मुश्किल हालात हैं इस वक्त, उनको यहाँ होना चाहिए। एक मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे ख्वाजा साहब मेरे बड़े भाई के बहुत दोस्त भी हैं जी, तो मैं सियासी मुखालफत अलग लेकिन इनका ज़ाती तौर पे एक एहतराम भी है। तो मैं एक इन्होंने बात की थी जिसमें मैं हंस पड़ा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम देंगे जनूबी पंजाब।